बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होपफुली आप लोगों ने जो लास्ट लेक्चर है रेजोनेंस के हवाले से वो स्टडी किया होगा और उसको देखा होगा। तो आज हम उसी जो टॉपिक को लेके आगे चलेंगे और आज के जो टॉपिक है उसके अंदर हम रेजोनेंस एनर्जी को डिस्कस करेंगे। तो चलें हम अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Today's topic of discussion, as I told you earlier, is resonance energy. The class is BS Honor Chemistry, course title Fundamental Organic Chemistry, and my name is Dr. Tahir Makbool. So, first of all, look into the objectives of today's discussion. The first one is what is delocalization and or resonance energy. अब दो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, डीलोकलाइजेशन एनर्जी एंड रेजोनेंस एनर्जी। क्या ये एक ही चीज़ हैं और कैसे एक दूसरे के साथ इंटरलिंक हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर हम स्पेसिफिकली बेंजीन की स्टेबिलिटी और उसकी रेजोनेंस एनर्जी को डिटेल्स के साथ डिस्कस करेंगे इन ऑर्डर टू क्लियर योर कंसेप्ट्स अबाउट द रेजोनेंस एनर्जी। और फाइनली हम लिंक करेंगे कि जो थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर्स या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हम ड्रा करते हैं ऑन पेपर, उनको कैसे रिलेट कर सकते हैं रेजोनेंस एनर्जी के साथ। उसके लिए हवाले से हम कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो देखेंगे। सो डिलोकलाइजेशन एनर्जी या रेजोनेंस एनर्जी की तरफ जाने से पहले जो लास्ट लेक्चर है, अगर आपने इन रेजोनेंस के हवाले से नहीं देखा तो उसको मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि उसको दोबारा देख लें या अपना जो भी प्रीवियस नॉलेज है उसको रिफ़्रेश कर लें। तो रूल्स ऑफ रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर लिखते हुए जब हमने तय किया था कि देयर आर सर्टेन सेट ऑफ प्रिंसिपल विच वी फॉलो व्हाइल वी राइटिंग एक्सेप्टेबल रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, तो उसमें हमने एक चीज़ मेंशन की थी कि द एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड इज़ लोअर दैन द एनर्जी ऑफ एनी ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। अब रेजोनेंस हाइब्रिड बेसिकली क्या है? एक्चुअल मॉलिक्यूल है जिसको हम ड्रा नहीं कर सकते, और रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर क्या हैं जिनको हम ड्रा कर सकते हैं। अब उन स्ट्रक्चर्स के अंदर जो हमने पेपर पे ड्रा की हैं उनकी कंट्रीब्यूशन या स्टेबिलिटी के हवाले से भी हमने सर्टेन सेट ऑफ प्रिंसिपल्स पढ़े थे। तो उनमें से जो फिर ऐसी जो स्ट्रक्चर है जो मोस्ट स्टेबल आपको अपेरेंटली ऑन पेपर दिख रही है, उसकी एनर्जी अगर कैलकुलेट की जाए थ्योरेटिकली, तो एक्चुअल मॉलिक्यूल की जो एनर्जी जो हम कैलकुलेट करते हैं एक्सपेरिमेंटली, उन दोनों के दरमियान क्या होगा? डिफरेंस होगा। और हमेशा जो एक्चुअल मॉलिक्यूल है, यानी कि वो एनर्जी जो आप एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करेंगे या एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन करेंगे इन ट्रू सेंस हम कह लें, तो उस सूरत में वो जो एनर्जी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो हमेशा जो मोस्ट स्टेबल रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है उसकी एनर्जी से हमेशा कम रहेगी। यही जो प्रिंसिपल है वो बेसिकली बेस प्रोवाइड करता है फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस एनर्जी और डीलोकलाइजेशन एनर्जी। हमें पता है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी को कम करते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में वो उसको क्या करते हैं? लेस रिएक्टिव बना देते हैं। जब उसको लेस रिएक्टिव बनाते हैं तो इन अदर वर्ड वो मॉलिक्यूल जो है वो ज़्यादा स्टेबलाइज्ड हो जाता है। सो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन मेक्स अ कंपाउंड लेस रिएक्टिव एंड मोर स्टेबल। ये हमारी जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस हैं। So the extra stability of a compound gains from having delocalized electron, उसको हम नाम देते हैं delocalization energy का। So इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन अगर होगी तभी तो रेजोनेंस होगी। रेजोनेंस आपको पता है कि बेसिकली एक थ्योरी है, और इसमें क्या करते हैं, जो एक्चुअल मॉलिक्यूल है उसको एज अ कंपोजिट ऑफ डिफरेंट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो डीलोकलाइजेशन बेसिकली लीड कर रही है किसको? रेजोनेंस को। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन है वही रिस्पॉन्सिबल है फॉर रेजोनेंस। तो जो डीलोकलाइजेशन एनर्जी है उसको हम रेजोनेंस एनर्जी का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है, तो अब ये तय पा गया कि डीलोकलाइजेशन रेजोनेंस काज करती है और रेजोनेंस जो है स्टेबिलिटी काज कर रही है दूसरे लफ्ज़ों में। तो ये दोनों टाइप की जो एनर्जी है, दैट इज़ रेजोनेंस एनर्जी और डीलोकलाइजेशन एनर्जी, ये ऑलमोस्ट एक ही बात है। अब हम स्पेसिफिकली बेंजीन के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि बेंजीन वो मॉलिक्यूल है जो ऑलरेडी आप लोग अपने एफएससी के अंदर स्टडी कर रहे हैं बड़ी डिटेल के साथ। इसका स्ट्रक्चर भी आपने देखा होगा इसकी स्टेबिलिटी के हवाले से, तो उसी को हम लेके आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हम एक क्वेश्चन रखते हैं सबसे पहले कि हम कहते हैं कि बेंजीन के अंदर डीलोकलाइजेशन है,
लेट्स सपोज फॉर सम इंस्टेंस के बेंजीन के अंदर अगर डीलोकलाइजेशन ना हो, उसके अंदर जो पाई बॉन्ड मौजूद हैं अल्टरनेटिव 3 पाई बॉन्ड जो हैं वो क्या हों, लोकलाइज्ड हों। दूसरे लफ्ज़ों में 3 जो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो क्या हों, लोकलाइज्ड हों। तो क्या जो बेंजीन का एक्चुअल मालिक्यूल है उसकी जो एनर्जी एक्सपेरिमेंटल डिटरमिन है वो उससे कम होगी या ज़्यादा होगी, या दूसरे लफ्ज़ों में जो बेंजीन है अगर उसके इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं डीलोकलाइज्ड हों तो वो कितनी स्टेबल होगी इन कंपेयरिंग विद द अननोन, अनरियल या हाइपोथेटिकल कंपाउंड जिसको हम 135 साइक्लोहेक्साट्राइन का नाम देते हैं, जिसके अंदर हमने कहा है कि वो तीनों के तीनों पाई इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं वो लोकलाइज्ड हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर से ये स्टेटमेंट आपको समझ आ जाएगी, ये क्वेश्चन समझ आ जाएगा। अब ये देखिए, ये बेंजीन है। नॉर्मली हम ये स्ट्रक्चर लिखते हैं, इसमें शफलिंग ऑफ बॉन्ड्स कर देते हैं, उसका दूसरा पेयर लिख देते हैं, या इसके दरमियान जो है हम पाई बॉन्ड की बजाय यहाँ पे एक सर्कल ड्रा कर देते हैं जो कि रिप्रेजेंट करता है ऑलमोस्ट रेजोनेंस साइक्लोइड को। ठीक है, तो अगर हम कहें कि ये जो 3 पाई इलेक्ट्रॉन पेयर हैं ये बेंजीन के अंदर लोकलाइज्ड हैं, यानी कि ये आपस में डीलोकलाइज्ड नहीं हैं, तो फिर हम इनकी पोजीशन जो है वो मेंशन कर सकते हैं। ज़ाहिर बात है, हम फिर ये कार्बन जो हैं एट अ टाइम हम इसकी नंबरिंग कर सकते हैं एज़ पर आयोपिक रूल। तो यहाँ पे हम सपोज यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, इस कार्बन को 1 देते हैं और यहाँ से हम क्लॉकवाइज जो है ये नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, 3 पोजीशन पे है और 5 पोजीशन पे है। आयोपिक रूल के मुताबिक डबल बॉन्ड के अंदर नॉर्मल वो कार्बन लिखा जाता है उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो लोएस्ट पोजीशन पे होता है। तो यहाँ पे 1-2 के दरम्यान डबल बॉन्ड है तो हम 1 मेंशन करेंगे, 3-4 के दरम्यान है तो 3 मेंशन करेंगे, 5-6 के दरम्यान है तो 5 मेंशन करेंगे। तो दूसरे लफ्ज़ों में अगर ये बॉन्ड फिक्स हों, डीलोकलाइज ना हो, हम पेपर के ऊपर कहें कि जनाब बेंजीन का यही स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये 135 साइक्लोहेक्साट्राइन है। अब हम ये जो मालिक्यूल है ये रियल नहीं है, नंबर 1, ये अननोन है, नंबर 3 हाइपोथेटिकल है। हम इसको क्या कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं। क्यों सपोज कर रहे हैं कि बेंजीन कितनी स्टेबल है, एक्चुअल जो बेंजीन का मालिक्यूल है वो कितना स्टेबल है ड्यू टू डीलोकलाइजेशन की वजह से। तो वो कैसे पता चलेगा, जब हम कंसीडर करेंगे कि वो मालिक्यूल कितना अनस्टेबल है जिसमें डीलोकलाइजेशन नहीं है। तो ये मालिक्यूल एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता, ये हम पेपर पे ड्रा करके उसको कंसीडर कर रहे हैं कि ये वो मालिक्यूल है बेंजीन का, ये वो स्ट्रक्चर है बेंजीन का जिसके अंदर 3 पाई बॉन्ड एक मखसूस पोजीशन पे मौजूद हैं, डीलोकलाइज नहीं है। ठीक हो गया। तो इसकी एनर्जी जो हम थ्योरेटिकली कैलकुलेट करेंगे और बेंजीन की एनर्जी जो कि एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है, ठीक है, और कितना डिफरेंस है, वही जो एनर्जी का डिफरेंस होगा वही रेजोनेंस एनर्जी कहलाएगा बेंजीन की। ठीक हो गया। क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर हमने ड्रा किया है कैक्यूल स्ट्रक्चर, इसके अंदर जो है इसकी कंट्रीब्यूशन 39% है, यानी कि ये मेजर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है। मेजर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर का मतलब ये जो 5 स्ट्रक्चर हैं बेंजीन के दिए जाते हैं उनके अंदर ये इसकी कंट्रीब्यूशन क्या है, मैक्सिमम है। तो इसका मतलब इसकी कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम का मतलब ये मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है ऑन पेपर अगर ये मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है तो इसका मतलब क्या है कि इसकी एनर्जी सबसे कम होगी। और प्रीवियसली हम कह रहे हैं कि एक्चुअल मालिक्यूल की एनर्जी जो मोस्ट स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है उसकी एनर्जी से क्या होती है, कम होती है। तो कितनी कम होती है, ये हमने मोस्ट स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर पेपर के ऊपर कंसीडर कर ली जो कि अननोन है, अनरियल है और हाइपोथेटिकल है, और एक एक्चुअल मालिक्यूल है। ठीक है, तो चलते हैं। तो इसके लिए हम हाइड्रोजनेशन को एज अ पैरामीटर लेते हैं और हम पहला जो मिलता जुलता मालिक्यूल है दैट इज़ साइक्लोहेक्सीन वो लेते हैं। अब साइक्लोहेक्सीन एक मालिक्यूल है, नोन है, इसके अंदर हमें पता है कि एक ही पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है तो नो कॉन्जुगेशन मीन नो डीलोकलाइजेशन, नो डीलोकलाइजेशन मीन नो रेजोनेंस। इसका मतलब पेपर पे लिखा हुआ इसका जो स्ट्रक्चर है एक ही पॉसिबल है और वो हमने लिख दिया है। ठीक है, क्योंकि इसमें कॉन्जुगेशन नहीं है तो इसमें रेजोनेंस नहीं है। अब इस मालिक्यूल की जब हमने एक्सपेरिमेंटली हाइड्रोजनेशन जो है वो की, यानी कि अक्रॉस द डबल बॉन्ड हमने हाइड्रोजन मालिक्यूल ऐड किया इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम एज अ कैटलिस्ट, तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक था।
एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है कि जो साइक्लोहेक्सीन इटसेल्फ है उसकी एनर्जी ज़्यादा थी, जब उसके अंदर हाइड्रोजन एडअप होगी और साइक्लोहेक्सीन में वो कन्वर्ट होगी तो साइक्लोहेक्सीन से साइक्लोहेक्सेन की एनर्जी कम थी। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ये जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है ये क्या होगा, सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ आ गया, तो हमने इस रिएक्शन को कह दिया एक्सोथर्मिक है। अब हमारा रिएक्टेंट जो है वो एनर्जी रिलीज़ करके क्या हो गया, स्टेबलाइज हो गया, ठीक हो गया। हमारी प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी सैचुरेटेड साइक्लोहेक्सेन की कंपैरेटिवली साइक्लोहेक्सीन से जो कि अनसैचुरेटेड है, ठीक हो गया। अब ये एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन है कि अगर हम हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन कंसीडर करें जिसके अंदर एक ही लोकलाइज डबल बॉन्ड है, तो वो एक्सपेरिमेंटली जो वैल्यू आती है वो 120 किलो जॉल पर मोल है या -28.6 किलो कैलोरीज पर मोल है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब ये मतलब बिल्कुल जो नो डिलोकलाइजेशन की वजह से हम इसको एज अ स्टैंडर्ड ले सकते हैं। सो अब हम इसी चीज़ को आगे लेके चलते हैं कि अगर हमारे पास एक और मालिक्यूल हो जिसमें सेम नंबर ऑफ कार्बन यानी कि साइक्लिक 6 मेंबर रिंग हो और उसके अंदर एक डबल बॉन्ड की बजाय 2 डबल बॉन्ड हो यानी कि 2 पाई बॉन्ड हो और फॉर सम इंस्टेंट हम उनको कहें कि ये लोकलाइज्ड हैं, तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि उसकी एनर्जी जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के दौरान रिलीज़ होगी वो कितनी होगी। डेफिनेटली अगर एक डबल बॉन्ड है और 120 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिलीज़ कर रहा है जो कि एक्सपेरिमेंटली हमने डिटर्मिन की है, तो इस एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन की बेस पे हम एक्सपेक्ट करते हैं, तो अगर उसी साइक्लोहेक्सीन के अंदर एक डबल बॉन्ड की बजाय एक और डबल बॉन्ड हो यानी कि 2 डबल बॉन्ड हो जो कि लोकलाइज्ड हों, तो उस सूरत में उसको डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करना चाहिए, रिलीज़ करना चाहिए। ये हम एज्यूम कर रहे हैं, ये देख लें। सो अब हम लेते हैं जो मालिक्यूल दैट इज़ 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन और इसके अंदर ये 2 डबल बॉन्ड फॉर सम इंस्टेंट हम क्या करते हैं कि ये लोकलाइज्ड हैं। अगर लोकलाइज्ड होंगे तो जो वैल्यू कैलकुलेटेड होगी दैट वुड बी 240 किलो जॉल पर मोल, क्योंकि एक के लिए जो हमने एक्सपेरिमेंटली डिटर्मिन की है वैल्यू वो कितनी है 120, ठीक है, वो कितनी है 120। तो 2 के लिए कितनी होगी, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम एक्सपेक्ट करेंगे इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है ये रिलीज़ होगी ड्यूरिंग हाइड्रोजनेशन और वो मालिक्यूल जो है वो साइक्लोहेक्सेन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका फिर जब एक्सपेरिमेंटली हमने 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन को सब्जेक्ट किया फॉर दिस एक्सपेरिमेंट और उसको ट्रीट किया विद 2 मालिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन और इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाटिनम एज अ कैटलिस्ट, यानी सेम कंडीशन जो हमने साइक्लोहेक्सीन के लिए इस्तेमाल की थी, तो जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू आई जो कि जिसको हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कहते हैं दैट इज़ -232 किलो जॉल पर मोल वैल्यू। अब अगर इन दोनों वैल्यूज़ को हम आपस में कंपेयर करें तो जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी करीब है जो हमारी थ्योरेटिकल वैल्यू है, यानी कि जो हमने कैलकुलेट की है ऑन द बेसिस ऑफ आवर प्रीवियस एक्सपेरिमेंट विद साइक्लोहेक्सीन, उसकी बेस पे जो हमने कैलकुलेट की थी वैल्यू कि इतनी आनी चाहिए 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन की, तो वो उसके करीब करीब आ रही है, ठीक हो गया। द रिज़ल्ट इज़ क्वाइट क्लोज टू व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम अपनी कैलकुलेशन को लेके आगे चलेंगे तो हमें मज़ीद कामयाबी मिल सकती है, ये हमारा जो है ये तवक्को है, उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन है। सो डिफरेंस अगर थोड़ा सा आया है दैट इज़ अगर आप देखें 240 और 232 के दरमियान डिफरेंस है 8 किलो जॉल पर मोल, तो उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं कि वहाँ पे सिर्फ सिंगल पाई बॉन्ड था, ठीक है, वो लोकलाइज था। यहाँ पे 2 बॉन्ड हैं तो अगर हम उनको लोकलाइज्ड कंसीडर करते हैं तो 240 किलो जॉल पर मोल आनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल एक्सपेरिमेंटली जब डिटरमिन करते हैं तो 232 आती है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 2 बॉन्ड आपस में कॉन्जुगेशन आने की वजह से, डीलोकलाइजेशन आने की वजह से ये जो 8 किलो जॉल पर मोल वो मालिक्यूल क्या हो गया, स्टेबल हो गया, यानी कि वो क्या आ गया थोड़ा सा स्टेबिलिटी में एनर्जी में कम नीचे आ गया, तो उसकी वजह से जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है वो कम होने की वजह से 232 किलो जॉल पर मोल ऑफ एनर्जी रिलीज़ हुई। तो इसको हम जस्टिफाई कर देते हैं कि 2 डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन या डीलोकलाइजेशन के ऊपर। तो हमारा एक्सपेरिमेंट और हमारी कैलकुलेशन थ्योरेटिकली जो थी वो हमने जस्टिफाई कर दी। तो हम चाहते हैं कि अगर हम इसी जो जस्टिफिकेशन है इसको आगे लेके चलें, ठीक है, तो फिर क्या रिज़ल्ट है। तो हम अब फर्दर एक्सटेंड करते हैं दिस काइंड ऑफ थिंकिंग को और हम कहते हैं कि अगर बेंजीन जो है उसमें तीनों बॉन्ड्स एक जगह पे मौजूद हैं और जो स्ट्रक्चर हमने ड्रा किया है वो फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम बेंजीन उस स्ट्रक्चर के अंदर है, तो हम उसको 135 साइक्लोहेक्साट्राइन कहेंगे जो कि हाइपोथेटिकल है।
अनरियल है, एक्चुअल में ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि अगर ऐसा हो, इफ़ बेंजीन इज सिंपली 135 साइक्लोहेक्साट्राइन, तो उसके पास 3 लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर लोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ आवर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, पहला जो एक्सपेरिमेंट था कि एक लोकलाइज्ड डबल बॉन्ड हो तो एनर्जी कितनी रिलीज़ होती है ड्यूरिंग हाइड्रोजनेशन, 120 किलो जॉल पर मोल। 2 हों तो हमने कहा था कि 240 होनी चाहिए, लेकिन जो रिज़ल्ट आया था 232 था, उसको हमने जस्टिफाई कर दिया। तो अगर 3 हों तो पहले कोई दोबारा हम रेफरेंस मानते हुए उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हम अब एक्सपेक्ट करेंगे कि 120 की बजाय अब वहाँ पे जो एनर्जी रिलीज़ होनी चाहिए दैट शुड बी अराउंड 360 किलो जॉल पर मोल। ठीक हो गया। अब जब हमने बेंजीन को लिया, हाइड्रोजन के साथ ट्रीट किया प्लाटिनम कैटलिस्ट की मौजूदगी में, और एक्सपेरिमेंटली जो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ बेंजीन है, जो एक्चुअल मालिक्यूल है, उसको लेबॉर्ट्री में कैलकुलेट डिटर्मिन किया, तो हमारे पास जो ऑब्जर्व वैल्यू है दैट इज़ -208 किलो जॉल पर मोल थी। अब ये वैल्यू जो है, ये हमारा जो सेकंड एक्सपेरिमेंट था यानी कि साइक्लोहेक्साडाइन, उससे भी कम हो गई, यानी -208 किलो जॉल पर मोल एनर्जी अब रिलीज़ हो रही है। ठीक है ना, ये 232 से भी क्या होगी, कम होगी। तो अब यहाँ पे क्या चीज़ हुई है, ठीक है, यानी कि जो डिफरेंस आया है अब 152 किलो जॉल पर मोल ऑफ एनर्जी का डिफरेंस है, जो कि सरप्राइजिंग है। ठीक है, सो द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट इज़ सरप्राइजिंगली डिफरेंट। तो इसको हम कैसे जस्टिफाई करेंगे? ठीक है, इस एनर्जी को हम बेसिकली रेजोनेंस एनर्जी का नाम देते हैं। इसको हम ग्राफ से आपको एक्सप्लेन करते हैं। अब ये आपका साइक्लोहेक्सेन है, ये जो लाइन है दैट रिप्रेजेंट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ साइक्लोहेक्सेन। अब यहाँ पे ये हमारा पहला एक्सपेरिमेंट है कि हमने साइक्लोहेक्सीन को ट्रीट किया विद हाइड्रोजन, तो ये यहाँ से इस लाइन तक आने के लिए इसने 120 किलो जॉल पर मोल एनर्जी क्या की, रिलीज़ की। ठीक है, तो इसका मतलब ये मालिक्यूल जो साइक्लोहेक्सीन है ये अनस्टेबल था, साइक्लोहेक्सीन स्टेबल थी, क्योंकि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक साबित हुआ और इतनी एनर्जी रिलीज़ हुई, तो ये ख़ुद को स्टेबलाइज़ कर लिया। फिर हमने 1,3 साइक्लोहेक्साडाइन लिया, उसको हाइड्रोजन के साथ ट्रीट किया। अब जो हमारे पास एनर्जी रिलीज़ हुई वो 232 थी और साइक्लोहेक्सेन के अंदर कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब साइक्लोहेक्सीन अगर यहाँ पे है तो साइक्लोहेक्साडाइन यहाँ पे है, और दोनों ही जो है एनर्जी रिलीज़ करके किस में आ रही हैं, साइक्लोहेक्सेन के अंदर आ रही हैं। फिर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर 3 मालिक्यूल हाइड्रोजन के ऐड हो जाएँ और इसी जो प्रीवियस एक्सपेरिमेंट की आउटकम है उसकी बेस पे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 360, लेकिन अमाउंट ऑफ एनर्जी कितना रिलीज़ हुआ है, -208। अब यहाँ से लेकर -208 जो बनता है वो ये जो लाइन है आपको शो कर रही है। अब ये एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है इसकी बेस पे थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड एनर्जी और जो एक्चुअल बेंजीन का मालिक्यूल है उसकी एनर्जी के दरमियान इस सॉलिड लाइन से लेकर इस डॉटेड लाइन के दरमियान जो गैप है ये इक्वल होगा हमारी रेजोनेंस एनर्जी के इक्वल या रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी के इक्वल, क्योंकि वो इतना मालिक्यूल अगर हम एक्सपेक्ट करें उसे यहाँ होना चाहिए, लेकिन ड्यू टू रेजोनेंस वो यहाँ पे मौजूद है। अब इधर से लेकर इधर तक का ये जो डिफरेंस है ये कहलाएगा आपका क्या, रेजोनेंस एनर्जी या रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। ठीक है, समझ आ गई बात। अब ये जो डिफरेंस है, ये जो गैप है, ये कितना बनता है बेंजीन के केस में, हमने तय किया था 152 किलो जॉल पर मोल। ये क्या है, ये वो स्ट्रक्चर है जो पेपर पे ड्रा है और इसकी जो एनर्जी है हम कैलकुलेट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ आवर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के 360 होनी चाहिए, और 360 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिलीज़ करके इसे हेक्सेन में आना चाहिए। लेकिन जो एक्चुअल मालिक्यूल है दिस वन, ये 208 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिलीज़ करके साइक्लोहेक्सेन में आता है। तो 208 से लेकर 360 तक का जो गैप है यानी 360 ओवर 208, ये वो एनर्जी है जो कि रेजोनेंस की वजह से इसके अंदर से ऑलरेडी सिस्टम में मौजूद नहीं है। सिस्टम इतनी एनर्जी से क्या है, मोर स्टेबलाइज्ड है। ठीक है, तो इसको हम रेजोनेंस एनर्जी का नाम देते हैं या स्टेबलाइजेशन। अब ये गैप जितना ज़्यादा होगा उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। दूसरे लफ्ज़ों में रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही स्टेबिलिटी उस मालिक्यूल की क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक हो गया। सो ये एक्चुअल मालिक्यूल
ये आपको शो करने के लिए कि ये जो है ये बेसिकली एक्चुअल मॉलिक्यूल है और ये आपका क्या है, थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर है जिसकी कंट्रीब्यूशन हमने कैलकुलेट की थी 39%। ठीक हो गया, चलें जी। सो अब हम कन्विंस हो गए हैं कि बेंजीन जो है वो मच मोर स्टेबल है देन अगर हम इसको 135 साइक्लोहेक्साट्राइन कंसीडर करें, यानी कि वो स्ट्रक्चर ही कंसीडर करें कि जो पेपर पे ड्रा किया है वही एक्चुअल में स्ट्रक्चर है, तो लेकिन ये उस स्ट्रक्चर को मैच नहीं कर रही इसकी एनर्जी। सो इट इज़ मोर स्टेबल दैन द हाइपोथेटिकल 135 साइक्लोहेक्साट्राइन बाय 152 किलोजोल per mole of energy. So the difference between the amount of heat actually released and the calculated on the basis of Kekulé structure is now called the resonance energy of the compound. ठीक हो गया। So most stable जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है जो हम पेपर पे ड्रा करते हैं उसकी एनर्जी और जो एक्चुअल में मॉलिक्यूल की एक्सपेरिमेंटल डिटरमिन्ड एनर्जी है, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है दैट इज़ कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। और ये डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ही मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबलाइज्ड होगा। ठीक है, सो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो रेजोनेंस हाइब्रिड है जो कि एक्चुअल मॉलिक्यूल है इज़ मोर स्टेबल दैन द प्रेडिक्टेड स्टेबिलिटी ऑफ एनी ऑफ इट्स रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। So the resonance energy associated with a compound that has delocalized electron, दूसरे लफ्ज़ों में delocalization ही resonance को लीड करेगी, तो वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगी, the number and the predicted stability of resonance contributors। ठीक है, कि उनमें resonance contributor कितने हैं और उन resonance contributor के अंदर जो stability है उन contributors की वो क्या है, क्योंकि उसी स्टेबिलिटी की बेस पे क्योंकि हमने पेपर के ऊपर ड्रा करके उसको कैलकुलेट करना है, तो वही जिस तरह हमने 360 कैलकुलेट किया तो हमने पेपर के ऊपर देखे कि 3 बॉन्ड अगर लोकलाइज्ड हों, तो इसी तरह पेपर के ऊपर जो कंट्रीब्यूटर ड्रा करेंगे उनकी स्टेबिलिटी प्रेडिक्टेड जो होगी उसकी स्टेबिलिटी पे और उन कंट्रीब्यूटर की तादाद के ऊपर रेजोनेंस एनर्जी जो है क्या करेगी, डिपेंड करेगी। जितनी एनर्जी रिलेटिवली जो स्टेबल रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर किसी मॉलिक्यूल के अंदर ज़्यादा होते जाएंगे उतनी ही उसकी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होती जाएगी, दूसरे लफ्ज़ों में वो उतना ज़्यादा स्टेबलाइज होता जाएगा। ठीक हो गया, इसकी एग्जांपल से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। हम कहते हैं कि कार्बोक्सिलेट आयन इज़ मोर स्टेबल दैन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये कार्बोक्सिलिक आयन है। हमने इन दोनों की रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर लिखी हैं। फॉर एग्जांपल इसकी रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर देख लें, ये डबल बॉन्ड, ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको हमने मूव किया यहाँ पे और ये पाई बॉन्ड मूव किया इस ऑक्सीजन पे, तो डेफिनेटली इस ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं तो इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और ये पाई बॉन्ड इस ऑक्सीजन के ऊपर गया तो इसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। तो ये दोनों कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैं जिसके अंदर एसिटिक एसिड ने प्रोटॉन लूज़ नहीं किया। लेकिन अगर ये प्रोटॉन लूज़ कर दे तो इसको हम कहेंगे एसीटेट आयन या कार्बोक्सिलेट आयन। तो कार्बोक्सिलेट आयन जो है इसकी भी रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर वैसे लिख सकते हैं, ये नेगेटिव इधर शिफ्ट करेंगे और ये डबल बॉन्ड उधर चला जाएगा। लेकिन अगर हम इन दोनों की स्ट्रक्चर्स को एक दूसरे आपस में कंपेयर करें, सपोज इस स्ट्रक्चर को इस स्ट्रक्चर के साथ कंपेयर करें तो दोनों इक्विवेलेंट हैं, तो इसका मतलब क्या है, दोनों रिलेटिवली स्टेबलाइज्ड हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को कंपेयर करें तो एक मॉलिक्यूल क्या है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं और दूसरे मॉलिक्यूल में आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये वाली स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर की निस्बत रिलेटिवली क्या होगी, अनस्टेबल होगी। तो यहाँ पे भी 2 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैं, यहाँ पे भी 2 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैं, लेकिन कार्बोक्सिलेट आयन के केस में 2 रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट हैं, रिलेटिवली स्टेबल हैं, जबकि इस केस के अंदर एक स्ट्रक्चर ऐसी है जो कि रिलेटिवली अनस्टेबल है। तो इस रीज़न की वजह से जो कार्बोक्सिलेट आयन है वो मोर स्टेबल होगा, हालांकि नंबर ऑफ रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन उनकी जो प्रेडिक्टेड स्टेबिलिटी है कार्बोक्सिलेट आयन के केस में वो ज़्यादा है और कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में क्या है, कम है। सो the thing that is important in determining the resonance energy is the number of relatively stable resonance contributor। सिर्फ resonance contributor को नहीं आप कंसीडर करते उनकी तादाद को, बल्कि उनकी तादाद, उन resonance structure की तादाद को कंसीडर करते हैं जो कि relatively stable हैं। दोबारा पीछे ले चलता हूँ कि इस केस के अंदर रिलेटिवली स्टेबल स्ट्रक्चर 1 है, इस केस के अंदर कार्बोक्सिलेट के केस के अंदर रिलेटिवली स्टेबल स्ट्रक्चर 2 हैं। तो हमने किन की को करना है, स्ट्रक्चर्स को कैलकुलेट करना है जो रिलेटिवली स्टेबल हैं। चलें जी,
सो इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटर नहीं है जिनके ऊपर डिपेंड करती है रेजोनेंस एनर्जी, बल्कि नंबर ऑफ रिलेटिवली स्टेबल रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटर के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। जो रेजोनेंस एनर्जी ऑफ कार्बोनेट डाई एनाइन है इज़ ग्रेटर दैन द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ 1,3 ब्यूटाडाइन। हालांकि कार्बोनेट डाई एनाइन ले लें, ये हम पिछले लेक्चर के अंदर स्टडी कर चुके हैं, वो ले लें, या फिर आप 1,3 ब्यूटाडाइन हैं। तीनों के केस में 3 रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हम ड्रा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देख लें, ये 1,3 ब्यूटाडाइन है, इसकी एक स्ट्रक्चर है और इसके साथ हम इसके 2 ये और स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं, जिनमें यहाँ पे राइट वाली इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। यानी कि इन इलेक्ट्रॉन्स को आप लेफ़्ट इस तरफ भी मूव कर सकते हैं लेफ़्ट साइड पे, और इन इलेक्ट्रॉन को राइट साइड पे भी मूव कर सकते हैं। अगर राइट साइड पे मूव करेंगे तो ये स्ट्रक्चर बनेगी, और अगर लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे तो ये स्ट्रक्चर बनेगी। तो दोनों सूरतों में इसके पास 3 रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैं, लेकिन जो कंट्रीब्यूशन के हमने प्रिंसिपल पढ़े थे उनके मुताबिक यहाँ पे 4 सेपरेशन है, इस स्ट्रक्चर में भी 4 सेपरेशन है। ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में इक्विवेलेंट हैं, लेकिन ये स्ट्रक्चर ऐसी है जिसके अंदर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स ज़्यादा हैं और चार्ज भी नहीं है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर कंपैरेटिवली रिलेटिवली मोर स्टेबल होगी दैन दीज 2 स्ट्रक्चर्स। जब कार्बोनेट आयन का केस देखते हैं तो तीनों स्ट्रक्चर्स ऐसी हैं जो इक्विवेलेंट हैं आपस में। नो डाउट इनके ऊपर चार्जेस हैं, लेकिन तीनों स्ट्रक्चर क्या हैं, इक्विवेलेंट हैं। ठीक है, एक जैसी हैं। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स आपस में रिलेटिवली सेम स्टेबिलिटी रखते हैं। तो एक के पास 3 रिलेटिवली स्टेबल इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर हैं और दूसरे के पास एक ही रिलेटिवली स्टेबल इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर दोनों के अंदर सेम है। सो जो कार्बोनेट डाइएनाइन है वो पार्टिकुलरली क्या हो गया, स्टेबल हो गया, क्योंकि इसके पास 3 इक्विवेलेंट रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। So the more nearly equivalent the resonance contributor are in the structure, the greater is the resonance energy। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। एक और आप पढ़ते हैं केस, फिनेंथ्रीन इज़ मोर स्टेबल दैन एंथ्रासीन। हालांकि दोनों के अंदर नंबर ऑफ एरोमेटिक रिंग 3 ही हैं, बस उनकी जो फ्यूजन है वो डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास जो स्ट्रक्चर है एंथ्रासीन का, ये देख लें, ठीक है ना। सो इसके अंदर अगर हम रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर लिखें, ये आप लोगों ने एफएससी के अंदर देखा होगा, नहीं देखा तो यहाँ पे देख लें। तो ये 4 स्ट्रक्चर हम इसकी ड्रा कर सकते हैं फिनेंथ्रीन के केस में बाय मूविंग दीज पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, लेकिन जब हम फिनेंथ्रीन के केस में आते हैं तो यहाँ पे भी 3 रिंग ही हैं, 1, 2 और 3, लेकिन यहाँ पे जो नंबर ऑफ रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैं वो कितने हैं, 5 हैं। अब ये सारे स्ट्रक्चर भी इक्विवेलेंट हैं, ये सारे स्ट्रक्चर भी इक्विवेलेंट हैं, लेकिन फ़र्क क्या है, अब यहाँ पे जो रिलेटिवली स्टेबल जो रिलेटिव कंट्रीब्यूशन है वो तो दोनों केसेस में सेम है, लेकिन एक में 4 रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैं जो कि इक्विवेलेंट हैं और एक में 5 रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैं। तो यहाँ पे अब सिर्फ तादाद जो है वो डिसाइड करेगी। तो फिनेंथ्रीन जो है, चूँकि उसके पास 5 रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैं जो कि रिलेटिवली स्टेबल हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे, फिनेंथ्रीन इज़ मोर स्टेबल दैन दी एंथ्रासीन। ठीक है, अब हम ये जो लेक्चर है इसको समराइज़ कर लेते हैं। पहला पॉइंट हमने तय किया, द मोर स्टेबल आर रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग थ्योरेटिकली, द मोर इट कंट्रीब्यूट्स टू द रेजोनेंस हाइब्रिड। ये हमने पहले पिछले लेक्चर में तय कर लिया था कि जितना स्ट्रक्चर स्टेबल होगा ऑन पेपर थ्योरेटिकली, उतनी ही उसकी जो कंट्रीब्यूशन है रेजोनेंस हाइब्रिड में ज़्यादा होगी। ठीक हो गया। The resonance energy increases with increasing the number of relatively stable resonance contributing structure। तो relatively stable structure जितनी ज़्यादा होंगी उतनी resonance energy ज़्यादा होती जाएगी। The more nearly equivalent the resonance contributing, the greater is the resonance structure resonance energy। ये वही बात है। तो जितने वो आपस में equivalent होंगे स्ट्रक्चर, उतनी ही उसकी resonance energy ज़्यादा होगी, और जितनी उसकी तादाद ज़्यादा होगी उतनी उसकी रेजोनेंस। हमने दोनों केसेस डिस्कस किए। एक में हमने कहा कि 1,3 ब्यूटाडाइन और कार्बोनेट डायनाइन को कंपेयर करें, दोनों के 3 स्ट्रक्चर हैं, लेकिन कार्बोनेट डायनाइन में रिलेटिवली जो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर हैं उनकी तादाद ज़्यादा है। और दूसरे केस के अंदर हमने फिनेंथ्रीन और एंथ्रासीन को कंपेयर किया, तो फिनेंथ्रीन के केस में जो है वो स्ट्रक्चर की तादाद ज़्यादा थी। सो ये दोनों पॉइंट जो है वो आपने अपने जहन के अंदर रखने हैं। तो ये समरी थी रेजोनेंस एनर्जी या स्टेबिलिटी के हवाले से। तो अब टिल नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में रेजोनेंस इफेक्ट जो है उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।